तो चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। हम सांस क्यों लेते हैं? हम्म। सुनने में ये एकदम सिंपल लगता है ना, बस हवा अंदर ली और बाहर छोड़ी। हाँ, एक मैकेनिकल एक्शन जैसा। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक मैकेनिकल एक्शन नहीं है। ये उस पूरी केमिकल स्टोरी की शुरुआत है जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका को जिंदा रखती है और उसे एनर्जी देती है। सही। यहीं पर सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा दो शब्दों के बीच। अच्छा। एक है ब्रीदिंग यानी सांस लेना और दूसरा है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ब्रीदिंग वो फिजिकल एक्ट है जो हमारे फेफड़े करते हैं, हवा अंदर हवा बाहर। ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन वो असली केमिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है। इसमें हम ली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने खाने को मतलब ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि एनर्जी बन सके। अच्छा, तो ब्रीदिंग बस एक डिलीवरी सिस्टम है और असली एक्शन तो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। एकदम। आपके भेजे गए मटेरियल में इसका एक केमिकल इक्वेशन भी दिया गया है जो इस पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में समझाता है। लेकिन ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इस समीकरण को ऐसे समझिए कि ये आपके शरीर के इंजन का फॉर्मूला है। इंजन का फॉर्मूला। हाँ, C6H12O6 यानी ग्लूकोज वो आपका फ्यूल है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल। ओके। 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स वो चिंगारी है जो इस फ्यूल को जलाने में मदद करती है। हम्म। और जब ये फ्यूल जलता है तो आपको मिलती है एनर्जी और साथ में निकलता है थोड़ा धुआं यानी 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी भाप मतलब 6H2O पानी। इसी एनर्जी से हमारा पूरा शरीर चलता है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। तो चलिए इस डिलीवरी सिस्टम के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है। इसके दो हिस्से हैं, इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर छोड़ना। और जब मैं इन नोट्स को पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया क्या? कि जो हवा हम अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं वो एक जैसी नहीं होती। और ये अंतर ही पूरी कहानी कहता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा में करीब 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक मिनट, 0.03%? ये तो ना के बराबर है। हाँ, लगभग कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो आंकड़े पूरी तरह बदल जाते हैं। ऑक्सीजन 21% से घटकर 17% रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से बढ़कर सीधे 4% हो जाती है। हाँ। ये तो 100 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारा शरीर इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये तो एक फैक्ट्री की तरह है। बिल्कुल। ये जो 4% ऑक्सीजन हवा से गायब हो गई, यही वो ऑक्सीजन है जिसे हमारे शरीर ने इस्तेमाल किया है। अच्छा। और CO2 में ये जबरदस्त उछाल इस बात का सबूत है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे शरीर बाहर फेंक रहा है। और नाइट्रोजन का क्या? और नाइट्रोजन वो 78% पे जस की तस रहती है। वो बस एक पैसेंजर की तरह अंदर आती है और बाहर चली जाती है। तो ये 4% ऑक्सीजन जो हवा से गायब हो गई, आखिर गई कहाँ? इसे ढूंढने के लिए हमें उस हवा के कण के साथ साथ शरीर के अंदर एक सफर पर चलना होगा। और ये सफर शुरू होता है हमारी नाक से, जो सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं बल्कि एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। एकदम सही। सोचिए कि हवा एक पार्सल है जिसे डिलीवर करना है। नासा छिद्र मतलब नॉस्ट्रल्स इसका पहला चेक इन काउंटर है। चेक इन काउंटर? हाँ, यहाँ हवा को शरीर के तापमान के हिसाब से गर्म किया जाता है, उसे नम किया जाता है और धूल के कणों को रोका जाता है। एक तरह से कस्टम क्लियरेंस होता है। अच्छा। यहाँ से हवा पहुँचती है ग्रसिनी यानी फैरिंग्स में। ये एक बहुत व्यस्त चौराहा है क्योंकि यहीं पर खाने की नली और सांस की नली मिलती हैं। और इस चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक शानदार सिस्टम है। यहाँ एपिग्लॉटिस नाम का एक छोटा सा ढक्कन होता है, एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह। और ये बहुत जरूरी ट्रैफिक पुलिस वाला है। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो ये ढक्कन सांस की नली ट्रेकिया को बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में न चला जाए। हाँ, नहीं तो। कभी कभी जब हम खाते हुए बात करते हैं या हंसते हैं और खाना गलत पाइप में चला जाता है। हाँ, और फिर वो खांसी का जबरदस्त दौरा पड़ता है जब आपका पूरा शरीर आपको जिंदा रखने के लिए जंग लड़ रहा होता है और आपके दोस्त आपकी पीठ थपथपा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उस छोटे से ढक्कन की एक गलती से इतनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। बिल्कुल। तो एपिग्लॉटिस को पार करके हवा स्वर तंत्र लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स से गुजरती है
और फिर पहुंचती है मेन हाईवे पर। श्वासनली यानी ट्रेकिया। हाँ, ये करीब 10-11 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है। इन नोट्स में एक बात का जिक्र है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। इसमें लिखा है कि ट्रैकिया में कार्टिलेज के अधूरे छल्ले होते हैं, सी आकार के। लेकिन अधूरा छल्ला तो मजबूती के लिहाज से एक कमजोर डिजाइन लगता है। पूरा गोल छल्ला ज्यादा सुरक्षित नहीं होता? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका डिजाइन बहुत सोच समझकर बनाया गया है। अच्छा, ये सी आकार के छल्ले सामने से श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं ताकि हवा का रास्ता हमेशा खुला रहे। लेकिन ये पीछे से अधूरे इसलिए होते हैं क्योंकि ठीक इनके पीछे हमारी भोजन नली इसोफेगस होती है। ओह, जब हम खाना निगलते हैं तो भोजन नली को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। अगर ये छल्ले पूरे गोल होते तो खाना निगलने में बहुत मुश्किल होती। समझे। तो ये डिजाइन सुरक्षा और लचीलेपन का एक परफेक्ट संतुलन है। कितना अद्भुत डिजाइन है। फिर ये मेन हाईवे आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिन्हें श्वसनी ब्रोंकाई कहते हैं। एक दाहिने फेफड़े में, एक बाएं में। और फिर ये शाखाएं और भी छोटी छोटी गलियों यानी श्वसनिकाओं ब्रोंकियोल्स में बढ़ती जाती हैं। एक पेड़ की तरह। हाँ, जैसे एक तना शुरू होकर पतली पतली टहनियों में बढ़ जाता है और इन सबसे पतली टहनियों के सिरे पर होता है हमारा अंतिम गंतव्य, वायु कोष्ठिका, एल्वियोलाई। बिल्कुल। ये अंगूर के गुच्छों की तरह दिखने वाली लाखों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियां हैं। असली काम यही होता है। ठीक है, तो डायाफ्राम ने अपना काम कर दिया, हवा फेफड़ों के अंदर पहुंच गई। लेकिन ये तो सिर्फ आधा काम हुआ। हवा को फेफड़ों में लाना एक बात है, पर उसमें से ऑक्सीजन को निकालकर खून तक पहुंचाना वो बिल्कुल अलग है। और ये डिलीवरी का काम होता है इन लाखों छोटी छोटी थैलियों में, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। डायाफ्राम इस पूरी प्रक्रिया का इंजन है। ये एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी है जो हमारी छाती को पेट से अलग करती है और ये सांस लेने में लगभग 75% योगदान देता है। अच्छा, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये गुंबद सिकुड़कर चपटा हो जाता है, जिससे छाती के अंदर की जगह यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ, और फिजिक्स का सिंपल नियम है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बाहर की हवा से कम हो जाता है। हाँ, और हवा उस खाली जगह को भरने के लिए अपने आप अंदर खिंची चली आती है, एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। बिल्कुल। और सांस छोड़ते वक्त ठीक इसका उल्टा होता है। डायाफ्राम रिलैक्स होता है, वापस अपनी गुंबद के आकार में आ जाता है। वॉल्यूम कम हो जाता है। छाती का वॉल्यूम कम होता है, फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। लेकिन फेफड़े तो बहुत नाजुक होते हैं। हर सांस के साथ वो पसलियों से रगड़ नहीं खाते। नहीं, और इसका कारण है फुफ्फुस झिल्ली, प्लोरा मेम्ब्रेन। अच्छा, इसे एक वैक्यूम सील्ड बैग की तरह समझिए जो फेफड़ों के चारों ओर लिपटा होता है। इस बैग में एक तरल पदार्थ होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि घर्षण न हो। हाँ, जिससे फेफड़े बिना किसी घर्षण के आसानी से फैल और सिकुड़ सकते हैं। ये झिल्ली एक खिंचाव भी पैदा करती है जो फेफड़ों को छाती की दीवार के साथ साथ हरकत करने पर मजबूर करती है। इसके बिना हमारे फेफड़े एक गुब्बारे की तरह पिचक जाते। तो अब हम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, गैसों का आदान प्रदान। हवा एल्वियोली तक पहुंच चुकी है, जहां असली जादू होता है। हाँ, यहीं पर ऑक्सीजन हवा से निकलकर हमारे खून में शामिल होती है। और ये डिजाइन एफिशिएंसी के लिए बनाया गया है। एल्वियोली की दीवारें अविश्वसनीय रूप से पतली होती हैं, सिर्फ एक सेल जितनी मोटी। सिर्फ एक सेल? हाँ, और ये खून की बारीक नसों यानी कैपिलरीज के घने जाल से ढकी होती हैं। ये पतलापन और विशाल सतह क्षेत्र, कितना? अगर आप सारे एल्वियोली को फैला दें तो वो एक टेनिस कोर्ट को ढक सकते हैं। अरे वाह! तो ये सब गैसों के तेज एक्सचेंज के लिए परफेक्ट माहौल बनाते हैं। एक मिनट, खून तो ज्यादातर पानी जैसा है और मुझे पता है कि ऑक्सीजन पानी में ज्यादा घुलती नहीं है। तो फिर हमारे शरीर इतनी सारी ऑक्सीजन को शरीर के हर कोने तक ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? क्या इसके लिए कोई खास सिस्टम है? बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हमें सिर्फ प्लाज्मा में घुली ऑक्सीजन पर निर्भर रहना पड़ता तो हम कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाते। अच्छा, यहीं पर हमारे खून का सुपर हीरो आता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन? हाँ, ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन के लिए एक टैक्सी की तरह काम करता है। मतलब हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक टैक्सी है जो ऑक्सीजन के पैसेंजर्स को बिठाती है। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं को मजबूती से पकड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 बन जाता है। ओके। नोट्स के अनुसार लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन इसी तरह होता है।
सिर्फ 3% ऑक्सीजन सीधे ब्लड प्लाज्मा में घुलती है। तो ज्यादातर ऑक्सीजन टैक्सी में बैठकर ही जाती है। हाँ, और ठीक उसी समय जब ऑक्सीजन खून में आ रही होती है, एक दूसरा एक्सचेंज भी हो रहा होता है। सेल्स से आया हुआ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, वो खून से निकलकर एल्वियोलाई में चला जाता है ताकि उसे सांस के साथ बाहर फेंका जा सके। ये तो एक बहुत ही कुशल अदला बदली है। कुछ आंकड़े इस प्रक्रिया के पैमाने को और भी स्पष्ट करते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 14 से 18 बार सांस लेता है। हाँ, जबकि एक बच्चा 30 बार तक। और हर सामान्य सांस में हम लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेते हैं। इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। 500 मिलीलीटर। लेकिन ये हमारे फेफड़ों की असली क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी लगभग 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर है। 6 लीटर? तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो हमारी रिजर्व कैपेसिटी है। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो 500 ml काफी होता है, लेकिन जब आप दौड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ती हैं और आपकी सांस फूलती है, हाँ, तब आपका शरीर उस रिजर्व कैपेसिटी में से ज्यादा हवा खींचने की कोशिश कर रहा होता है ताकि आपकी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। चलिए, तो अब तक ऑक्सीजन नाक से चलकर हाईवे जैसे ट्रैकिया से होते हुए एल्वियोली में पहुंची और हीमोग्लोबिन की टैक्सी में बैठ के खून में शामिल हो गई। अब अंतिम सवाल, इस ऑक्सीजन का होता क्या है? ये हमारे शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक क्यों जा रही है? और यहाँ हम ब्रीदिंग से वापस रेस्पिरेशन पर आते हैं। अच्छा, खून इस ऑक्सीजन को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन उस प्रक्रिया में हिस्सा लेती है जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एनर्जी बनाना। एनर्जी बनाना। इन नोट्स में कोशिकीय श्वसन के 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, एनॉक्सी एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के, और ऑक्सी एरोबिक यानी ऑक्सीजन के साथ। हाँ, और इन दोनों के बीच ऊर्जा उत्पादन का अंतर जमीन आसमान का है। अच्छा, अनॉक्सी श्वसन कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रक्रिया से टूटता है। इससे एनर्जी तो बनती है, लेकिन बहुत कम। कितनी कम? एक ग्लूकोज अणु से सिर्फ 2 ATP यानी ऊर्जा के 2 सिक्के मिलते हैं। ये तब होता होगा जब शरीर को बहुत तेजी से ऊर्जा चाहिए होती है, जैसे बस पकड़ने के लिए दौड़ते समय, और ऑक्सीजन की सप्लाई मांग से कम होती है। बिल्कुल। मांसपेशियों में जो दर्द या ऐंठन होती है वो इसी प्रक्रिया में बनने वाले लैक्टिक एसिड के कारण होती है। बिल्कुल सही। ये एक इमरजेंसी बैकअप सिस्टम की तरह है। लेकिन हमारे शरीर की 95% से ज्यादा ऊर्जा ऑक्सी श्वसन से आती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये प्रक्रिया होती है कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड बनता है वो आगे की प्रक्रिया के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रेब्स चक्र जैसी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। यहाँ ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। और यहाँ एनर्जी कितनी बनती है? और यहाँ ऊर्जा उत्पादन का गणित हैरान करने वाला है। इस प्रक्रिया से 36 और ATP अणु बनते हैं। 36? तो अगर हम कुल हिसाब लगाएं तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP और माइटोकॉन्ड्रिया से 36 ATP, यानी एक ग्लूकोज के अणु से कुल 38 ATP ऊर्जा। सही। अब जरा सोचिए, बिना ऑक्सीजन के हमें सिर्फ 2 सिक्के मिले, ऑक्सीजन के साथ हमें 38 सिक्के मिले। ये तो 19 गुना ज्यादा है। 19 गुना ज्यादा कुशल। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन के विकास की कहानी है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है, ये 19 गुना ज्यादा ऊर्जा एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसी एक बदलाव ने धरती पर जीवन को साधारण एक कोशिकीय जीवों से हम जैसे जटिल सोचने समझने वाले प्राणियों में बदलने की इजाजत दी। अच्छा, बिना ऑक्सीजन के हमारे दिमाग जैसे ऊर्जा खर्च करने वाले अंग को पाम करने की एनर्जी कभी नहीं मिलती। ये दक्षता ही हमारी चेतना और हमारी जटिलता का आधार है। मतलब हर एक सांस जो हम लेते हैं वो उस विकासवादी छलांग को शक्ति देती है। बिल्कुल। तो ये है हवा के एक कण की पूरी यात्रा। एक साधारण सांस से शुरू होकर ये ऑक्सीजन हमारे श्वसन मार्ग से होते हुए खून के माध्यम से शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है और फिर अरबों ऊर्जा के अणुओं का निर्माण करती है जो हमें सोचने, चलने और जीवित रहने की शक्ति देते हैं। ये सच में अद्भुत है। ये वाकई में अद्भुत है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारे नोट्स में उल्लेख है कि श्वसन की पूरी प्रक्रिया, मतलब हम कितनी तेजी से या धीरे धीरे सांस लेते हैं, ये हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से मेडुला ऑब्लोंगोटा द्वारा नियंत्रित होती है।
इसका मतलब है कि ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। ये बस अपने आप चलती रहती है, चाहे हम जागे हों या सोए हुए हों। ये शरीर के ऑटोमेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में और कौन-कौन सी ऐसी जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, जैसे दिल का धड़कना, पाचन, हार्मोन्स का संतुलन, जो हर पल पर्दे के पीछे हमारी सचेत सोच के बिना चुपचाप हमें जीवित और क्रियाशील बनाए हुए हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हम अपने शरीर के कितने छोटे से हिस्से को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं।